नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो स्टार्ट कर चुके थे हम लोग, और लास्ट की क्लास में मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये मैंने बता दिया था। और स्पेक्ट्रम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपको पता होगा। एक डिवाइड किया था इमिशन स्पेक्ट्रम और एक बताया था मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब इमिशन स्पेक्ट्रम को भी आपको पता होगा दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो वहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में मैंने, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अब देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बता दिया था कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो पार्ट है उसको अपन कह रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब क्या फर्क है, पहले तो ये समझ लेते हैं दोनों में। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या फर्क है। इसको यूं समझिए, आपको जैसा कि पता है कि मान लेते हैं मेरे पास ये प्रिज्म है थोड़ी देर के लिए, है ना, और इस प्रिज्म से अगर मैं व्हाइट लाइट को पास करूंगा तो आपको पता है कि ये 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो टूट जाती है। ठीक है, अब 7 डिफरेंट कलर्स में जब ये टूटेगी तो होता क्या है, इससे होता यह है कि देखिए, इस तरीके से जो कलर है हमें मिलने लगेंगे। जैसे मान लेते वी मिल गया, है ना, और यहां पे मैं बना देता हूं मान लेते हैं ये मिल गया वी, और यहां से मिल गया अपन को रेड, ऐसे मिल लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें रेड। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए समझिए, अगर मैं यहां लिख रहा हूं वी और यहां लिख रहा हूं आर, ठीक है, अब आपने देखा होगा जब ये पैटर्न बनता है ना, तो इस पैटर्न के बीच में किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं होता। मतलब ये बिल्कुल ऐसे बनता है कंटिन्यूस तरीके से, मतलब कलर्स इस तरीके से मिलेंगे हमें कि इनमें ना जो गैप है वो बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूस कलर बनेंगे ऐसे लगातार। ठीक है, ऐसे लगातार कलर बनेंगे हमारे पास। तो अब ये लगातार कलर जो बन रहे हैं ये बेसिकली किसको शो करते हैं, कंटिन्यूटी को शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई बेसिकली इस तरीके से एक स्क्रीन लगाऊंगा, ऐसे स्क्रीन लगाऊंगा, तो जो स्क्रीन में हमें कलर मिलेंगे, ये स्क्रीन लगा रहा हूं मैं, तो स्क्रीन में हमें जो कलर मिलेंगे वो लगातार मिलेंगे, ऐसे कंटिन्यूस कलर मिलेंगे। तो मैं ऐसे कह देता हूं कि जो कलर मिल रहे हैं हमें लगातार मिल रहे हैं, कंटिन्यूस मिल रहे हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि नो गैप, है ना, बिटवीन कलर्स कह दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारे कलर एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है कि कोई गैप नहीं होता बीच में, सारे कलर एक के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, इसका एग्जांपल होता है हमारे पास रेनबो। आपने देखा होगा कि रेनबो के अंदर जो 7 कलर्स बनते हैं वो एक के ऊपर एक कंटिन्यूस तरीके से अरेंज होते रहते हैं, है ना। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब होगा कुछ गैप प्रेजेंट होगा, है ना, सम गैप इज प्रेजेंट बिटवीन कलर लाइंस। जो कलर लाइंस बनेगी उनमें कोई ना कोई गैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक तो मैंने लिखा था इसको लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब सिंपल सा ही हो जाएगा कि जो आपके पास स्क्रीन प्रेजेंट है, कोई भी स्क्रीन ले लेते हैं, फोटोग्राफिक स्क्रीन ले लेते हैं, जो आपके पास स्क्रीन प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं मैंने स्क्रीन बना दी। अब इसमें जब कलर बनेंगे तो कलर तो एक लाइन की फॉर्म में बनेंगे इस तरीके से, जैसे एक कलर ही बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बीच में गैप होगा, गैप होने के बाद बीच में फिर से एक कलर बनेगा इस तरीके से, फिर से मान लेते हैं गैप आ गया, फिर एक कलर बन गया। आप देखेंगे जो कलर लाइंस है ना, वो एक छोटी छोटी पतली पतली लाइन की फॉर्म में ना प्रेजेंट है। इसको मैं लिख देता हूं कि बेसिकली ये पतली पतली क्या है, लाइन है। तो जब कलर लाइंस बीच में छोटी छोटी लाइनों से सेपरेट हो उसको बनते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो मैं यह लिख देता हूं कि when colors are separated by, है ना, लाइन, जब कलर जो है वो सेपरेट होकर से लाइन से सेपरेट हो उसको अपन कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये कब बनता है अभी मैं बता रहा हूं। और दूसरा इसके अंदर होता है लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बाद दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम।
नाम से ही क्लियर है बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो जाएगा, जो फोटोग्राफिक फिल्म है ना आपके पास इस तरीके से, इस फोटोग्राफिक फिल्म पे जो भी कलर हमें मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे कि बीच में उनकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब थोड़ी मोटाई ज़्यादा होगी इनकी, इस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर दूसरा फिर गैप आएगा, फिर बीच में फिर ऐसे कलर बना दिया इस तरीके से। यानी हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जब कलर लाइन जो है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके अंदर कि कलर लाइंस आर सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट होगी ये, सेपरेटेड बाय बैंड्स। बैंड का मतलब हो जाएगा बेसिकली थोड़ी उनकी विड्थ ज्यादा हो, ये तो पतली सी लाइन है, लाइन से सेपरेट होगी, जबकि इसके अंदर बात करेंगे तो मोटाई थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब थोड़ा सा पोर्शन जो होगा उसका ज्यादा होगा लाइन बैंड स्पेक्ट्रम में, समझ गए। अब है ना बेसिकली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लाइन कब बनेगा और है ना बैंड कब बनेगा, तो हम लोग समझते हैं कि लाइन कब बनता है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहां लिख रहा हूं मैं लाइन स्पेक्ट्रम, या एक काम करते हैं, चलिए एक बार यूं समझ लेते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम समझना है हमें, तो हमारे सिलेबस में वैसे भी क्या दे रखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दे रखा है, उसको मैं समझ देता हूं। देखिए हमारे सिलेबस में दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो ये हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। कहने का मतलब ये है, मैं अभी बता देता हूं लाइन खींच के साइड में, कि अगर आपके पास कोई गैस एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो तो बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम, और अगर कोई गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे H2 हो गया, ये H है और ये H2 है, तो ये कौन सा बनाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम। ये फर्क है, ठीक है। कोई गैस अगर किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो लाइन स्पेक्ट्रम, और वही गैस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। अब हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका पार्ट है। तो बेसिकली एक तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम का। और इमिशन में भी दो पार्ट करवाए थे, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में भी दो पार्ट करवाए थे, लाइन और बैंड, तो इमिशन में भी ये पार्ट है लाइन स्पेक्ट्रम का। यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने कौन सी फॉर्म में ले रखी है, हाइड्रोजन मैंने एटॉमिक फॉर्म में ले रखी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है इसके अंदर वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास मान लेते हैं ग्लास की ट्यूब है इस तरीके से, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोड प्रेजेंट कर दिए, ये होगी ग्लास ट्यूब, ठीक है। और यहां से मैंने इसको मान लेते हैं बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन की एटॉमिक फॉर्म गैस भर दी। हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो भी कौन सी फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। अब होता क्या है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू ऐसा होता है कि जैसे ही इसके अंदर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और जैसे ही आप यहां से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कह दो, या कोई भी ऐसा सोर्स एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, यानी मान लेते हैं कि हम बाहर से इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हमने बाहर से इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, तो एनर्जी देने से होगा क्या, देखिए एनर्जी देने से क्या होता है कि मेरे पास हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में थी इस तरीके से, आपने बाहर से कोई भी एनर्जी दे दी इस तरीके से। एनर्जी देने के बाद क्या होगा, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही बता रखा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इनर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में चला गया या हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो वहां पे जाते ही अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होगा इस तरीके से। तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और जो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा यही आगे चल के क्या बनाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी बनेगा जब आपके पास जो गैस भरी हुई है कौन सी फॉर्म में भरी हुई है, हाइड्रोजन की एटॉमिक फॉर्म में भरी हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है वो समझिए, हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटॉमिक तो होगा नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन के तो लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये ग्लास ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपने एनर्जी देना स्टार्ट किया
तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जाना स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे पास मान लेते हैं कि करोड़ों मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो किसी में हायर एनर्जी, सपोज करें किसी में 1 से 2 में चला गया, मतलब हो क्या रहा है कि किसी एक एटम के अंदर मान लेते हैं, जैसे ये एक पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक है, हाइड्रोजन के तो मेरे पास बहुत सारे एटम है, तो मान लेते हैं कि जब मैंने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 2 में चला गया, ठीक है, मान लेते कहां चला गया 1 से 2 में, तो वापस ही आएगा भी सही, तो इसका मतलब दोबारा से इसका ट्रांजिशन होगा, तो कहां से कहां आएगा 2 से 1 में, और जब 2 से 1 में आएगा तो फिर से एनर्जी रिलीज करेगा। समझ गए? इसी टाइप से ये हो सकता है, ये तो एक हाइड्रोजन एटम की बात है, हो सकता है दूसरे हाइड्रोजन एटम में इस तरीके से हो जाए, दूसरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n = 1 से कहां चला जाए, n = 3 में चला जाए ऐसे, और वापस 3 से किस में आ जाए, 1 में आ जाए, तो फिर से एनर्जी रिलीज करेगा। तो संभावना ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि जरूरी नहीं है कि, मैंने बोला इतना समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब कौन से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा ये पता नहीं है, कौन से लोअर एनर्जी से निकलेगा ये भी पता नहीं है, और वापस हायर से कहां आएगा, लोअर में आएगा। तो अलग अलग एटम में ऐसी अलग अलग प्रोसेस होगी, मतलब संभावना है कि किसी एक एटम में 1 से 3 में चला गया, किसी एक एटम में 1 से 2 में चला गया, किसी में 2 से 3 में चला गया, तो बहुत सारे एटम्स में एक साथ इतनी सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये डायग्राम में देखिए, यहां जैसे मैंने 3 एटम बना रखे हैं, तो तीनों को ऐसा तो है नहीं कि एक जैसी एनर्जी मिलेगी, तीनों को हो सकता है अलग अलग एनर्जी मिल रही हो, तो जिसको एनर्जी ज्यादा मिल रही हो वो ज्यादा ऊपर गया, और जिसको एनर्जी कम मिल रही हो वो कम ऊपर गया, तो जो ज्यादा ऊपर गया तो वापस नीचे भी आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है या जो ट्रांजिशन हो रहा है लोअर से हायर में फिर वापस हायर से लोअर में, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, कुछ स्पेक्ट्रम बना दिए, मतलब कुछ सीरीज दे दी, और इस सीरीज में पहला जो नाम था उसका नाम था लाइमन सीरीज। समझ गए? लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन कब हुआ? लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन तब स्टार्ट हुआ जब हमने हाइड्रोजन की एटॉमिक फॉर्म को जब हमने एनर्जी दी, तो कुछ एटम ने एनर्जी ज्यादा ऑब्जॉर्ब की, कुछ एटम ने एनर्जी कम एब्जॉर्ब की, तो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में जाने लगेंगे, वापस नीचे भी आने लगेंगे। तो किसी एक एटम में हाइड्रोजन हो सकता है 3 से 1 में आ रहा हो और दूसरे में 2 से 1 में आ रहा हो। ठीक है ना? तो एक संभावनाएं बना दी हमने, उस संभावनाओं के बेसिस पर, उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास पहला जो है उसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में क्या होता है वो समझ रहे हैं हम लोग। देखिए लाइमन सीरीज में क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 = 2 3 4 5 इनफाइनाइट टू n1 = 1। अब इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि किसी एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है पहले 1 से 2 में गया हो, या 1 से 3 में गया हो, या 1 से 4 में गया हो, और वापस जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, अल्टीमेट ये हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेट ये हो रहा है, जैसे इसको n = 1 मान लेते हैं, n = 2 मान लेते हैं, n = 3 मान लेते हैं, n = 4 मान लेते हैं। बात ये चल रही है कि वो 4 से 1 में चला जाए, या 3 से 1 में चला जाए, या 2 से 1 में चला जाए, तो इस सीरीज को अपन क्या नाम देते हैं, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा n = 1 में आएगा। आएगा कहां से इसका कोई फिक्स नहीं है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा कहां पर, 1 में आएगा, है ना? यानी पहले ऐसा हुआ होगा कि पहले ये लोअर से हायर में गया होगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहले लोअर से हायर में गया होगा, अनस्टेबल हुआ होगा, वापस हायर से लोअर में आएगा, अब आ कहां रहा है, वो 1 में आ रहा है। तो जब वो 1 में आएगा तो उसको अपन कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो किस स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आती है अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर। जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसके अंदर आती है, अल्ट्रावायलेट के अंदर आती है। तो ये याद रखिएगा कि लाइमन सीरीज की जो रेंज है वो किस सीरीज में होती है, यूवी रेंज में। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है बामर सीरीज। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है मैं लिख देता हूं व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 = 3 4 5 इनफाइनाइट टू n1 = 2। इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अब की बार
जैसे ये तो n इजिकल टू 1 था, इसको n इजिकल टू 2 मान लेते हैं, n इजिकल टू 3 मान लेते हैं, n इजिकल टू 4 मान लेते हैं। जैसे अब की बार मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है या 3 से 2 में आ रहा है, आ कहाँ से रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आना हमेशा 2 में चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैंने बताया ये एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन से रीजन में होती है? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन बोले तो विजिबल रीजन का मतलब होता है VIBGYOR, इसको बोलते हैं। इसमें इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी होती है लगभग 7000 के आसपास, है ना। तो 3 इसको कई किताबें 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर भी लिख सकती है। ठीक है, ये रेंज होती है किसकी? वेवलेंथ की रेंज होती है विबग्योर में। बात समझ में आ गई ना। तो बामर सीरीज कौन से रीजन में आती है? विजिबल रीजन में आती है। इसी टाइप से तीसरा जो आता है उसको अपन कहते हैं पास्टन सीरीज। अब इसमें क्या आएगा डेफिनेशन में कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन from n2 इजिकल टू 4 5 6 टू n1 इजिकल टू कितना आएगा 3। ठीक, इसमें आता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जैसे डायग्राम के अगर समझूं मैं, तो ये जैसे मान लिया मैंने कुछ एनर्जी लेवल्स बना दिए, ये n इजिकल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये 4 है, ये 5 है। तो आ कहाँ से रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आएगा हमेशा कहाँ पे? आएगा हमेशा किसके अंदर? 3 में आएगा, है ना। पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में आता है? 3rd नंबर शेल में आता है। ठीक है, ऐसे ही लाइमन बामर पास्टन के बाद आता है ब्रैकेट। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है n2 इजिकल टू आएगा कहाँ से? ये 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, और n1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट के बाद आता है फुंड। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा कहाँ से? 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, लेकिन आना हमेशा किसके अंदर है? 5 के अंदर है। और ये दोनों रीजन भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंफ्रारेड रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंफ्रारेड रीजन में। तो इस तरीके से लाइमन में फर्स्ट में आता है, बामन में इलेक्ट्रॉन सेकंड में आता है, पास्टन के अंदर 3rd में आता है, इसके बाद ब्रैकेट में 4th में आता है, और फुंड में किस में आता है? 5वें में आता है ना। कहाँ से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स के अंदर अलग अलग ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसा तो है नहीं कि एक ही हाइड्रोजन का एटम लिया था, आपने हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स लिए थे, तो किस में कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है ये हम बता नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटी बनाई हमने। ठीक है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का, वो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू RZ² ब्रैकेट क्लोज 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे R को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद करने के हिसाब से बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू तो उससे कम है, 10-9-700 आप याद करने के हिसाब से याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1/r की वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल अपन इसी से करेंगे। r की वैल्यू तो आपको नॉर्मली याद रखनी है, कैलकुलेशन r की वैल्यू से नहीं करनी, हमें कैलकुलेशन करनी है 1/r से, और 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। और ये फॉर्मूला जो है ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है। अब वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे मैं कुछ नोट लगा के आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जैसे मैंने ये कहा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाइमन सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहां आएगा? फर्स्ट में आएगा। जैसे इसका नाम था n=1, इसका नाम था n=2, इसका नाम था n=3, इसका नाम था n=4। तो लाइमन सीरीज किसको कह रहे थे अपन? इसको लाइमन सीरीज कह रहे थे। ये लाइमन था। फिर सेकंड वाले को हमने क्या नाम दे दिया था? बामर। फिर इसको कह दिया था हमने पास्टन, इसको हमने कह दिया था ब्रैकेट। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो देखिए,
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब ये हो जाएगा, ये लाइमन है, अब लाइमन की फर्स्ट लाइन, तो देखिए लाइमन ये रहा और इसकी फर्स्ट लाइन ये हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा होगा, सेकंड से 1 में, 2 से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो रहा होगा, 1 के अंदर। इसी टाइप से अगर मैंने मान लिया आपसे कहा गया है कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये कहा गया है, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब ये हो जाएगा कि बामर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे यहां n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने कहा था कि ये बामर होता है। अब क्या कह रहा है, ये बामर की भी सेकंड लाइन, तो ये बामर है, ये बामर है, बामर की ये फर्स्ट लाइन, ये बामर की सेकंड लाइन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है, 4 से किस में आ रहा है, 2 के अंदर आ रहा है। समझ गए बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा थर्ड नोट लगा के पॉइंट ये है हमारा कि अगर आपसे कहा गया मैक्सिमम वेवलेंथ, मैं सब पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले एक बार लैंग्वेज समझ लीजिए। मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं उसको समझिए। आपसे कहा गया है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, मान लेते हैं लाइमन सीरीज का है कि लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। लाइमन तो मैंने बता ही दिया था n=1 होता है। जब कभी भी मैक्सिमम वर्ड बोले ना तो 1 बढ़ा देना, यानी +1 जोड़ देना उसके अंदर। जैसे लाइमन के लिए n = 1 है, अब मैक्सिमम निकालनी है मुझे, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसके यहां आप 1 जोड़ देंगे, तो n कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसी टाइप से मान लेते हैं आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, यह आपसे कह रहा है बामर की मैक्सिमम वेवलेंथ कह रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगेन बामर कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, इसकी मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी मैक्सिमम वर्ड बोले 1 ऐड कर देना। तो बामर की मैक्सिमम, बामर सेकंड नंबर पे आता है, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी 3, यानी ट्रांजिशन 2 से 3 में हो रहा है। समझ गए। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर है मिनिमम वेवलेंथ का। इन सब के बारे में अपन क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन आपको पहले लॉजिक समझ में आने चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ बोले, कई बार इसको शॉर्ट वेवलेंथ भी कह देता है। मिनिमम का ही दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ। इसमें आपसे क्या करना है, देखिए जैसे आपसे क्या रखा है मिनिमम, आपसे उसने कह दिया मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, यानी कह रहा है कि बामर की मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, n की जो वैल्यू होगी वो तो 2 होगी, और यहाँ क्या कह रहा है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए n कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी जब कभी भी मिनिमम वर्ड बोले तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि दूसरा ट्रांजिशन इनफाइनाइट से हो रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज अगर कह रहा है वो, तो इसमें आपको क्या करना है, लाइमन का मतलब n=1 और क्या कह रहा है मिनिमम, तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कब मैक्सिमम बनता है, कब मिनिमम बनता है, बामर की सेकंड लाइन क्या होती है, लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या होती है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से जो है चीजें होती है। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।